चैप्टर 9। तीसरा पहिया। समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्कूल, काम और जेकब। हालांकि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ने एक साफ सुथरा और सहज पैटर्न बनाया जिसका पालन किया जा सके। और चार्ली की इच्छा पूरी हुई। मैं अब दुखी नहीं था। बेशक मैं खुद को पूरी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता था। जब मैंने अपने जीवन का जायजा लेने के लिए रुका, जिसे मैं अक्सर करने से बचता था, मैं अपने व्यवहार के निहितार्थों को अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं एक खोए हुए चंद्रमा की तरह था जिसे मेरे ग्रह ने किसी प्रलयकारी आपदा फिल्म के विनाश के दृश्य में नष्ट कर दिया था, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अनदेखी करते हुए पीछे छोड़े गए खाली स्थान के चारों ओर एक छोटी सी कक्षा में चक्कर लगाता रहा। मैं अपनी बाइक के साथ बेहतर हो रहा था, जिसका मतलब था कि चार्ली को चिंता करने के लिए कम पट्टियां थीं। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि मेरे सिर में आवाज़ धीमी पड़ने लगी, जब तक कि मैं उसे फिर से नहीं सुन पाया। चुपचाप मैं घबरा गया। मैंने खुद को थोड़ी उन्मत्त तीव्रता के साथ घास के मैदान की खोज में झोंक दिया। मैंने एड्रेनालाइन पैदा करने वाली अन्य गतिविधियों के लिए अपने दिमाग को खंगाला। मैंने बीते दिनों का हिसाब नहीं रखा, क्योंकि मैंने जितना संभव हो सके वर्तमान में जीने की कोशिश की, न अतीत को भुलाया, न भविष्य को आने दिया। इसलिए जब जेकब ने हमारे होमवर्क के दिनों में से एक दिन इस बारे में बात की, तो मैं तारीख से हैरान रह गया। जब मैं उसके घर के सामने रुका, तो वह इंतजार कर रहा था। हैप्पी वैलेंटाइन डे, जेकब ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरा अभिवादन करते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने एक छोटा सा गुलाबी डिब्बा आगे बढ़ाया और उसे अपनी हथेली पर संतुलित किया। बातचीत दिल। अच्छा, मैं खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा हूँ, मैंने बुदबुदाया। क्या आज वैलेंटाइन डे है? जेकब ने नकली उदासी के साथ अपना सिर हिलाया। कभी कभी तुम बहुत बेपरवाह हो सकते हो। हाँ, ये फरवरी का 14वां दिन है। तो क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनने जा रहे हो? चूंकि तुमने मेरे लिए 50 सेंट का कैंडी का डिब्बा नहीं खरीदा, इसलिए कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। मुझे असहज महसूस होने लगा। शब्द चिढ़ाने वाले थे, लेकिन केवल सतही तौर पर। वास्तव में इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। सामान्यतः जीवन भर गुलाम रहना, इस तरह की बात। ओह, ठीक है, अगर बस इतना ही। मैंने कैंडी ले ली, लेकिन मैं सीमाओं को स्पष्ट करने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। फिर से, जेकब के साथ वे बहुत धुंधली हो गई थीं। तो कल हम क्या करेंगे? पैदल यात्रा या आपातकालीन कक्ष? लंबी पैदल यात्रा, मैंने फैसला किया। आप अकेले नहीं हैं जो जुनूनी हो सकते हैं। मैं सोचने लगा हूँ उस जगह की कल्पना। मैंने अंतरिक्ष में भौहें सिकोड़ ली। हम उसे ढूंढ लेंगे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। बाइक शुक्रवार को, उन्होंने कहा। मैंने एक मौका देखा और बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। मैं शुक्रवार को फिल्म देखने जा रहा हूँ। मैं अपने कैफेटेरिया में मौजूद लोगों से वादा करता रहा हूँ कि मैं हमेशा बाहर जाता रहूँगा। माइक खुश हो जाता, लेकिन जेकब का चेहरा उतर गया। मैंने उसकी गहरी आंखों में भाव देखे, इससे पहले कि वो उन्हें नीचे झुकाकर जमीन की ओर देखता। तुम भी आओगे, है न? मैंने जल्दी से कहा, या फिर बोरिंग सीनियर्स के साथ यह बहुत ज्यादा बोझिल हो जाएगा। हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाने का मेरा मौका इतना ही था। मैं जेकब को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम एक अजीब तरह से जुड़े हुए लग रहे थे, और उसके दर्द ने मेरे अंदर भी छोटे छोटे घाव कर दिए। साथ ही इस कठिन परीक्षा के लिए उसका साथ देने का विचार, मैंने माइक से वादा किया था, लेकिन वास्तव में इसे पूरा करने के विचार से कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ, बस बहुत लुभावना था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके दोस्तों के साथ वहां आऊं? हाँ, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया, ये जानते हुए कि मैं शायद अपने शब्दों से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूँ। अगर तुम वहां हो तो मुझे और भी मजा आएगा। क्विल को ले आओ और हम इसे एक पार्टी बनाएंगे। क्विल पागल हो जाएगा। सीनियर लड़कियां। वह हंसा और अपनी आंखें घुमाई। मैंने एम्ब्री का जिक्र नहीं किया और न ही उसने। मैं भी हंसा। मैं उसे एक अच्छा चयन दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने माइक के साथ इस विषय पर अंग्रेजी में चर्चा की।
अरे माइक, मैंने क्लास खत्म होने पर कहा, क्या तुम शुक्रवार रात को फ्री हो? उसने ऊपर देखा, उसकी नीली आंखों में तुरंत उम्मीद जगी। हाँ, मैं हूँ। तुम बाहर जाना चाहती हो? मैंने अपने उत्तर को सावधानीपूर्वक लिखा। मैं एक समूह बनाने के बारे में सोच रहा था। -1 ने क्रॉसहेयर देखने के लिए एक साथ जाने शब्द पर जोर दिया। मैंने इस बार अपना होमवर्क किया था, यहाँ तक कि फिल्म के स्पॉइलर भी पढ़े थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं चौंक न जाऊं। ये फिल्म शुरू से अंत तक खून खराबे वाली होनी चाहिए थी। मैं इतना ठीक नहीं था कि मैं रोमांस देखने के लिए बैठ सकूं। क्या यह मजेदार लगता है? जरूर, उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, पर उनकी उत्सुकता कम दिख रही थी। ठंडा। एक सेकंड के बाद वह फिर से अपने पहले वाले उत्साह के स्तर पर पहुंच गया। क्या हम एंजेला और बेन को बुला सकते हैं? या एरिक और कैटी को? जाहिर है, वो इसे किसी तरह की डबल डेट बनाने के लिए दृढ़ थे। दोनों के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुझाव दिया, और जेसिका भी, बेशक। और टायलर और कॉना, और शायद लॉरेन, मैंने अनिच्छा से जोर दिया। मैंने क्विल विविधता का वादा किया था। ठीक है, माइक ने फुसफुसाते हुए कहा। और मैंने आगे कहा, मेरे पास ला पुश से कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग आएंगे तो हमें आपकी सबबन की ज़रूरत पड़ेगी। माइक की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। ये वही दोस्त हैं जिनके साथ अब आप अपना सारा समय पढ़ाई में बिताते हैं? हाँ, वही, मैंने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। हालांकि आप इसे ट्यूशन के रूप में देख सकते हैं, वे केवल द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। ओह, माइक ने आश्चर्य से कहा। एक पल सोचने के बाद वह मुस्कुराया। हालांकि अंत में उपनगरीय की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही माइक ने मुझे बताया कि मैं योजना बनाने में शामिल था, जेसिका और लॉरेन ने व्यस्त होने का दावा किया। एरिक और कैटी ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि यह उनकी 3 सप्ताह की सालगिरह या कुछ और होगी। लॉरेन माइक से पहले टायलर और कॉनर के पास पहुंच गई, इसलिए वे दोनों भी व्यस्त थे। यहाँ तक कि क्विल को भी स्कूल में लड़ाई के लिए बाहर कर दिया गया था। अंत में केवल एंजेला और बेन, और निश्चित रूप से जेकब ही जा पाए। हालांकि कम संख्या ने माइक की उत्सुकता को कम नहीं किया। शुक्रवार को वह केवल इसी बारे में बात कर सकता था। क्या आप वाकई टुमारो एंड फॉरएवर नहीं देखना चाहते हैं? लंच के समय उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छा रही रोमांटिक कॉमेडी का नाम लेते हुए पूछा। रॉटन टोमेटोज ने इसे बेहतर समीक्षा दी है। मैं क्रॉसहेयर देखना चाहता हूँ, मैंने जोर दिया। मैं एक्शन के मूड में हूँ। खून और हिम्मत लाओ। ठीक है, माइक ने मुंह फेर लिया, लेकिन इससे पहले मैंने उसके चेहरे पर शायद वह पागल है वाले भाव देखे। जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरे घर के सामने एक बहुत ही जानी पहचानी कार खड़ी थी। जेकब हुड पर झुका हुआ था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ट्रक से बाहर कूदते हुए चिल्लाया। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने खरगोश को खत्म कर दिया। वह मुस्कुराया, बस कल रात की बात है। ये पहली यात्रा है। अविश्वसनीय। मैंने हाई फाइव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर मारा, लेकिन उसे वहीं छोड़ दिया, अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में घुमाते हुए। तो क्या आज रात मुझे गाड़ी चलाने की अनुमति है? निश्चित रूप से, मैंने कहा, और फिर मैंने आह भरी। क्या गलत? मैं हार मान रहा हूँ, मैं इस बार शीर्ष पर नहीं आ सकता। इसलिए तुम जीत गए। तुम सबसे बड़े हो। उन्होंने मेरे समर्पण से आश्चर्यचकित न होते हुए कंधे उचका दिए। बेशक मैं आश्चर्यचकित हूँ। माइक की सबबन कोने के आसपास रुकी। मैंने जेकब के हाथ से अपना हाथ बाहर निकाला, और उसने एक ऐसा चेहरा बनाया जिसे मुझे नहीं देखना था। मुझे ये लड़का याद है, उसने धीमी आवाज में कहा जब माइक ने सड़क के उस पार गाड़ी खड़ी की। वह जो सोचता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, क्या वह अभी भी उलझन में है? मैंने एक भौं उठाए। कुछ लोगों को हतोत्साहित करना कठिन होता है। फिर भी, जेकब ने विचारपूर्वक कहा, कभी कभी दृढ़ता फल देती है। हालांकि अधिकतर समय ये केवल परेशान करने वाला होता है। माइक अपनी कार से बाहर निकला और सड़क पार कर गया। अरे बेला,
उसने मेरा अभिवादन किया और फिर जेकब की ओर देखते हुए उसकी आंखें सतर्क हो गईं। मैंने भी संक्षेप में जेकब की ओर देखा, वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश करते हुए। वह वास्तव में किसी भी तरह से द्वितीय वर्ष का छात्र नहीं लग रहा था। वह इतना बड़ा था कि माइक का सिर जेकब के कंधे से मुश्किल से ऊपर उठ रहा था। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता था कि मैं उसके बगल में कहाँ मापता हूँ, और फिर उसका चेहरा पहले से भी अधिक बूढ़ा दिख रहा था, यहाँ तक कि 1 महीने पहले भी। अरे माइक, क्या तुम्हें जेकब ब्लैक याद है? नहीं, वास्तव में नहीं। माइक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पुराने पारिवारिक मित्र, जेकब ने हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जोर से हाथ मिलाया। जब उनकी पकड़ टूटी तो माइक ने अपनी उंगलियां मोड़ लीं। मैंने रसोई घर से फ़ोन बजते सुना। मुझे समझ लेना चाहिए कि यह चाली हो सकता है, मैंने उनसे कहा और अंदर भाग गया। वह बेन था। एंजेला पेट के फ्लू से बीमार थी और उसे उसके बिना आने का मन नहीं था। उसने हमें छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगी। मैं धीरे धीरे वापस लौटकर इंतज़ार कर रहे लड़कों के पास गया, अपना सिर हिलाते हुए। मुझे वाकई उम्मीद थी कि एंजेला जल्द ही बेहतर महसूस करेगी, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मैं इस घटना से स्वार्थी रूप से परेशान था। सिर्फ हम तीनों, माइक और जेकब और मैं, शाम के लिए साथ मिलकर यह सब शानदार तरीके से काम कर गया, मैंने गंभीर व्यंग्य के साथ सोचा। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में जैक और माइक ने दोस्ती की दिशा में कोई प्रगति की थी। वे कई गज की दूरी पर खड़े थे, एक दूसरे से दूर मुंह करके मेरा इंतजार कर रहे थे। माइक का चेहरा उदास था, हालांकि जेकब हमेशा की तरह खुश था। इंग बीमार है, मैंने उदास होकर उनसे कहा। वह और बेन नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्लू फिर से आ रहा है। ऑस्टिन और कॉनर भी आज बाहर थे। शायद हमें ये काम किसी और समय करना चाहिए, माइक ने सुझाव दिया। इससे पहले कि मैं सहमत हो पाता, जेकब बोल पड़ा। मैं अभी भी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम पीछे रहना चाहते हो माइक। नहीं, मैं आ रहा हूँ, माइक ने बीच में टोका। मैं बस एंजेला और बेन के बारे में सोच रहा था। चलो चलें। वह अपनी सबबन की ओर चल पड़ा। अरे, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर जेकब गाड़ी चलाए? मैंने पूछा। मैंने उससे कहा कि वह ऐसा कर सकता है, उसने अभी अभी अपनी कार पूरी की है। उसने इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया है, पूरी तरह से खुद से, मैंने गर्व से कहा, एक पीटीए माँ के रूप में, जिसका छात्र प्रिंसिपल की सूची में था। ठीक है, माइक ने झट से कहा। ठीक है, तो फिर, जेकब ने कहा, जैसे कि सब कुछ तय हो गया हो। वो किसी और की तुलना में ज्यादा सहज लग रहा था। माइक घृणा भरे भाव के साथ रैबिट की पिछली सीट पर चढ़ गया। जेकब अपनी सामान्य प्रसन्नचित अवस्था में था, जब तक कि मैं माइक को पीछे चुपचाप बैठे हुए भूल नहीं गया। और फिर माइक ने अपनी रणनीति बदली। वो आगे की ओर झुका, अपनी थोड़ी मेरी सीट के कंधे पर टिका दी, उसका गाल लगभग मेरे गाल को छू गया। मैं खिड़की की ओर पीठ करके दूर चला गया। क्या इस चीज में रेडियो काम नहीं करता? माइक ने जेकब की बात बीच में ही रोकते हुए झुंझलाहट के साथ पूछा। हाँ, जेकब ने जवाब दिया, लेकिन बेला को संगीत पसंद नहीं है। मैं हैरान होकर जेकब को देखने लगी। मैंने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी। बेला? माइक ने परेशान होकर पूछा। वो सही कह रहे हैं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, अभी भी जेकब के शांत चेहरे को देख रहा था। आपको संगीत पसंद क्यों नहीं है? माइक ने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, ये तो मुझे परेशान करता है। हम्फ। माइक दूर झुक गया। जब हम थिएटर पहुंचे तो जेकब ने मुझे $10 का नोट दिया। यह क्या है? मैंने आपत्ति की। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूं कि इसमें शामिल हो सकूं, उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैं जोर से हंसा। ये सापेक्ष उम्र के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं तुम्हें चुपके से अंदर ले जाऊं तो क्या बिली मुझे मार डालेगा? नहीं, मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जवानी की मासूमियत को भ्रष्ट करने की योजना बना रहे हो। मैं हंस पड़ी और माइक ने हमारे साथ चलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। मैं लगभग चाहती थी कि माइक ने फैसला कर लिया होता कि वह बाहर निकल जाएगा। वह अभी भी उदास था।
पार्टी में उसका कोई खास योगदान नहीं था, लेकिन मैं जेकब के साथ अकेले डेट पर जाना भी नहीं चाहती थी। इससे कुछ मदद नहीं मिलेगी। फिल्म बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बताई गई थी। शुरुआती क्रेडिट में ही 4 लोगों को उड़ा दिया गया और एक का सिर काट दिया गया। मेरे सामने बैठी लड़की ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और अपना चेहरा अपने साथी की छाती की ओर कर लिया। उसने उसके कंधे को थपथपाया और कभी कभी सिहर भी गया। माइक ऐसा नहीं लग रहा था कि वह देख रहा था। उसका चेहरा सख्त था क्योंकि वह स्क्रीन के ऊपर पर्दे के किनारे की ओर घूर रहा था। मैं 2 घंटे तक स्क्रीन पर लोगों, कारों और घरों के आकार देखने के बजाय रंग और हरकतें देखता रहा। लेकिन तभी जेकब ने हंसना शुरू कर दिया। क्या? मैंने फुसफुसाकर पूछा। ओह, चलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस आदमी से खून 20 फीट दूर तक छलक गया। तुम कितने नकली हो सकते हो? वो फिर से हंसा, जब एक झंडे के डंडे ने एक अन्य व्यक्ति को कंक्रीट की दीवार में घुसा दिया। उसके बाद मैंने वाकई शो देखा और उसके साथ हंसते हुए, जैसे जैसे ये तबाही और भी हास्यास्पद होती गई। मैं अपने रिश्ते में धुंधली होती रेखाओं से कैसे लड़ सकती थी, जबकि मुझे उसके साथ रहना इतना अच्छा लगता था। जेकब और माइक दोनों ने मेरे दोनों तरफ आर्मरेस्ट पर कब्जा कर लिया था। उनके दोनों हाथ आराम कर रहे थे, हल्के से, हथेलियां ऊपर की ओर, एक अप्राकृतिक दिखने वाली स्थिति में। स्टील के भालू के जाल की तरह, खुला और तैयार। जेकब को जब भी मौका मिलता था, वह मेरा हाथ थाम लेता था, लेकिन यहाँ अंधेरे मूवी थिएटर में, माइक के देखते हुए, इसका एक अलग महत्व होगा और मुझे यकीन था कि वह ये जानता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माइक भी यही सोच रहा था, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल जेकब की तरह रखा हुआ था। मैंने अपनी दोनों बाहें अपनी छाती पर कसकर बांध ली और आशा की कि उनके दोनों हाथ सुन्न हो गए होंगे। माइक ने पहले हार मान ली। फिल्म के आधे हिस्से में उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने सिर को अपने हाथों में रखने के लिए आगे झुक गया। पहले तो मुझे लगा कि वह स्क्रीन पर किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन फिर उसने कराहना शुरू कर दिया। माइक, क्या तुम ठीक हो? मैंने फुसफुसाकर पूछा। हमारे सामने बैठा जोड़ा उसकी ओर देखने लगा, तभी वह फिर कराह उठा। मैं स्क्रीन की रोशनी में उसके चेहरे पर पसीने की चमक देख सकता था। माइक फिर से कराह उठा और दरवाजे की ओर भागा। मैं उसके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और जेकब ने तुरंत मेरी नकल की। नहीं, रुको, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह ठीक रहे। जेकब वैसे भी मेरे साथ आया था। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने $8 के बराबर का नरसंहार ले लो, मैंने जोर देकर कहा जब हम गलियारे में चल रहे थे। कोई बात नहीं, तुम उन्हें चुन सकती हो, बेला। ये फिल्म वाकई बहुत खराब है। जब हम थिएटर से बाहर निकले तो उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से सामान्य स्वर में आ गई। गलियारे में माइक का कोई निशान नहीं था और मुझे खुशी हुई कि जेकब मेरे साथ आया था। वो उसे देखने के लिए पुरुषों के शौचालय में गया। जेकब कुछ ही सेकंड में वापस आ गया। ओह, वो वहाँ है। ठीक है, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या मार्शमेलो है? आपको किसी मजबूत पेट वाले व्यक्ति के लिए इंतजार करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस खून खराबे पर हंसता हो जिससे कमजोर आदमी को उल्टी आ जाती है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। हम सब हॉलवे में अकेले थे। दोनों थिएटरों में फिल्म आधी हो चुकी थी और वहां सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि हम लॉबी में रियायत काउंटर पर पॉपकॉर्न के फूटने की आवाज़ सुन सकते थे। जेकब दीवार के सामने मखमली गद्देदार बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने बगल की जगह थपथपाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देर के लिए वहां रहने वाला था, उसने कहा और अपने लंबे पैरों को सामने फैलाकर प्रतीक्षा करने लगा। मैं भी आह भरते हुए उसके साथ हो लिया। ऐसा लग रहा था कि वह और भी रेखाएं धुंधला करने के बारे में सोच रहा था। निश्चित रूप से, जैसे ही मैं बैठा, उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। जैक, मैंने विरोध करते हुए कहा, दूर हट गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, इस मामूली अस्वीकृति से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जब मैंने फिर से दूर हटने की कोशिश की तो उसने अपना दूसरा हाथ
मेरी कलाई के चारों ओर लपेट लिया। उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? अब बस 1 मिनट रुको, बेला, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे कुछ बताओ। मैंने मुंह बनाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अभी नहीं, बल्कि कभी नहीं। इस समय मेरे जीवन में जेकब ब्लैक से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। लेकिन वो सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा लग रहा था। क्या? मैंने कड़वाहट से कहा। तुम्हें मैं पसंद हूँ, है ना? तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ। क्या यह उस जोकर से बेहतर है जो वहाँ उल्टी कर रहा है? उसने बाथरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। हाँ, मैंने आह भरी। तुम्हारे जानने वाले अन्य लोगों से बेहतर। वह शांत और स्थिर था, मानो मेरे उत्तर का कोई महत्व नहीं था, या वह पहले से ही जानता था कि वह क्या था। लड़कियों से भी बेहतर है, मैंने कहा। लेकिन बस इतना ही उन्होंने कहा, और यह कोई प्रश्न ही नहीं था। जवाब देना, शब्द बोलना मुश्किल था। क्या वह दुखी होगा और मुझसे दूर भागेगा? मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? हाँ, मैंने फुसफुसाया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है। जब तक तुम्हें मैं सबसे अच्छा लगता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं परेशान करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं बदलूंगा, मैंने कहा, और यद्यपि मैंने अपनी आवाज़ सामान्य रखने की कोशिश की, फिर भी मैं उसमें उदासी सुन सकता था। उसके चेहरे पर अब कोई चिढ़ाने वाला भाव नहीं था, बल्कि विचारपूर्ण भाव था। ये तो अभी भी दूसरा वाला ही है न? मैं सिहर उठी। अजीब बात है कि उसे पता था कि कार में संगीत के साथ पहले की तरह नाम नहीं बोलना चाहिए। उसने मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा जान लिया जो मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा, आपको इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आभार प्रकट करते हुए सिर हिलाया। लेकिन मेरे इधर उधर घूमने पर नाराज मत होना, ठीक है? जेकब ने मेरे हाथ की पीठ थपथपाई। क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास बहुत समय है। मैंने आह भरी। तुम्हें इसे मुझ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैंने कहा, हालांकि मैं चाहती थी कि वह ऐसा करे। खासकर अगर वह मुझे उसी तरह स्वीकार करने को तैयार हो जिस तरह मैं क्षतिग्रस्त माल हूँ, जैसा कि वह है। यही मैं करना चाहता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे तुम्हारे साथ रहना क्यों पसंद नहीं है। मैंने उससे ईमानदारी से कहा। जेकब मुस्कुराया। मैं इसके साथ रह सकता हूँ। बस इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो, मैंने उसे चेतावनी देते हुए अपना हाथ खींचने की कोशिश की। उसने जिद करके हाथ पकड़ रखा था। ये बात तुम्हें सचमुच परेशान नहीं करती, है ना? उसने मेरी उंगलियां दबाते हुए पूछा। नहीं, मैंने आह भरी। सच कहूं तो, यह अच्छा लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से बहुत ज्यादा गर्म था। इन दिनों मुझे हमेशा बहुत ठंड लगती थी। और तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि वह क्या सोचता है। जेकब ने अपना अंगूठा बाथरूम की ओर झटका। मुझे नहीं लगता। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि मेरे लिए इसका अर्थ आपके लिए अलग है। ठीक है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर कस दिया। यही मेरी समस्या है न? ठीक है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इसे मत भूलना, मैं नहीं करूँगा। अब मेरे लिए ग्रेनेड से पिन निकाल दी गई है न? उसने मेरी पसलियों में चुभन महसूस की। मैंने आंखें घुमाईं। मुझे लगता है कि अगर उसे मजाक उड़ाने का मन हुआ तो उसे ऐसा करने का हक था। वो 1 मिनट तक चुपचाप हंसता रहा, जबकि उसकी छोटी उंगली मेरे हाथ के किनारे पर बेखबर होकर डिजाइन बना रही थी। तुम्हारे यहाँ एक अजीब सा निशान है, उसने अचानक मेरा हाथ घुमाकर उसे जांचने के लिए कहा। ऐसा कैसे हुआ? उसके मुक्त हाथ की तर्जनी उंगली उस लंबे चांदी जैसे अर्धचंद्र की रेखा का अनुसरण कर रही थी जो मेरी पीली त्वचा पर मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम सच में मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं याद रखूं कि मेरे सारे निशान कहाँ से आए हैं? मैं इंतजार कर रहा था कि यादों का वह झोंका मेरे अंदर से निकल जाए और मेरा दिल खुल जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, जेकब की मौजूदगी ने मुझे पूरी तरह से संभाले रखा। ये बहुत ठंडा है, उसने धीरे से कहा, और उस जगह को हल्के से दबाया जहां जेम्स ने मुझे अपने दांतों से काटा था।
और फिर माइक लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से लथपथ था। वह भयानक लग रहा था। ओह माइक, मैंने हौंफते हुए कहा, क्या तुम्हें जल्दी जाने में कोई आपत्ति है? उसने फुसफुसाकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और माइक को चलने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। वह अस्थिर दिख रहा था। फिल्में देखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? जेकब ने बेरहमी से पूछा। माइक की नज़रें दुष्टतापूर्ण थीं। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं देखा, उसने बुदबुदाया। रोशनी बंद होने से पहले ही मुझे उल्टी आ गई थी। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने डांटते हुए कहा जब हम बाहर की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि यह पारित हो जाएगा। बस एक मिनट, जेकब ने कहा जब हम दरवाजे पर पहुंचे। वह तेजी से वापस रियायत स्टैंड की ओर चला गया। क्या मुझे पॉपकॉर्न की खाली बाल्टी मिल सकती है? उसने सेल्सगर्ल से पूछा। उसने एक बार माइक की तरफ देखा और फिर जेकब की तरफ एक बाल्टी बढ़ा दी। कृपया उसे बाहर निकालो, उसने विनती की। जाहिर है कि उसे ही फर्श साफ करना था। मैंने माइक को ठंडी, नम हवा में खींच लिया। उसने गहरी सांस ली। जेकब हमारे ठीक पीछे था। उसने माइक को कार के पीछे बैठाने में मेरी मदद की और उसे गंभीर नज़र से बाल्टी थमा दी। कृपया, जेकब ने केवल इतना कहा। हमने खिड़कियां खोल दी और बर्फीली रात की हवा को कार के अंदर आने दिया। उम्मीद थी कि इससे माइक को मदद मिलेगी। मैंने गर्म रहने के लिए अपनी बाहों को अपने पैरों के चारों ओर लपेट लिया। फिर से ठंड लग रही है, जेकब ने मेरे जवाब देने से पहले ही अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए पूछा। आप नहीं हैं। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। तुम्हें बुखार या कुछ और हो गया होगा, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। बहुत ठंड थी। मैंने अपनी उंगलियां उसके माथे पर लगाईं और उसका सिर गर्म था। वाह, जैक तुम जल रहे हो। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। उसने कंधे उचकाए। बिल्कुल फिट। मैंने भौहें सिकोड़ी और फिर से उसके सिर को छुआ। मेरी उंगलियों के नीचे उसकी त्वचा जल उठी। तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे हैं, उसने शिकायत की। शायद यह मैं ही हूँ, मैंने कहा। माइक ने पीछे की सीट पर कराहते हुए बाल्टी में उल्टी कर दी। मैंने मुंह बनाया, उम्मीद थी कि मेरा पेट आवाज और गंध को सहन कर लेगा। जेकब ने उत्सुकता से अपने कंधे पर नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी कार अपवित्र न हो। वापसी में रास्ता काफी लंबा लग रहा था। जेकब शांत और विचारशील था। उसने अपना हाथ मेरे चारों ओर लपेटा हुआ था और वह इतना गर्म था कि ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। मैं अपराध बोध से ग्रस्त होकर विंडशील्ड से बाहर देखता रहा। जेकब को प्रोत्साहित करना बहुत गलत था। शुद्ध स्वार्थ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी। अगर उसे इस बात की कोई उम्मीद थी कि ये दोस्ती के अलावा किसी और चीज में बदल सकता है, तो मैं पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था। मैं उसे कैसे समझा सकता था ताकि वह समझ सके? मैं एक खोखला खोल था। महीनों से खाली पड़े एक खाली घर की तरह मैं बिल्कुल रहने लायक नहीं था। अब मैं थोड़ा सुधर गया था। सामने का कमरा बेहतर मरम्मत में था, लेकिन वह सब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वो एक कमरे वाले, गिरते पड़ते मरम्मत करने वाले कमरे से बेहतर का हकदार था। उसकी ओर से कोई भी निवेश मुझे फिर से काम करने लायक नहीं बना सकता था। फिर भी मुझे पता था कि मैं उसे किसी भी हालत में नहीं भेजूंगी। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी और मैं स्वार्थी थी। शायद मैं अपनी बात और स्पष्ट कर सकूं, ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे छोड़ देना है। इस विचार से मैं सिहर उठी और जेकब ने अपनी बांह मेरे चारों ओर कस ली। मैंने माइक को उसकी सबबन कार में घर छोड़ा, जबकि जेकब मुझे घर छोड़ने के लिए हमारे पीछे पीछे आया। जेकब मेरे घर तक पूरे रास्ते चुप रहा और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। शायद वह अपना विचार बदल रहा था। मैं खुद को अंदर बुला लूंगा, क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं, उसने कहा जब हम मेरे ट्रक के पास पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि बुखार के बारे में तुम सही हो सकते हो। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा है। अरे नहीं, आप भी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं,
उसने अपना सिर हिलाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे अभी तक बीमार महसूस नहीं हो रहा है, बस कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं गाड़ी रोक लूंगा। क्या आप आते ही मुझे फोन करेंगे? मैंने उत्सुकता से पूछा। जरूर जरूर, उसने भौहें सिकोड़ते हुए, अंधेरे में आगे की ओर देखते हुए और अपने होंठ काटते हुए कहा। मैंने बाहर निकलने के लिए अपना दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने मेरी कलाई को हल्के से पकड़ लिया और मुझे वहीं पकड़ लिया। मैंने फिर महसूस किया कि उसकी त्वचा मेरी त्वचा पर कितनी गर्म महसूस हो रही थी। क्या है, जैक? मैंने पूछा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बेला, लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब लगेगा। मैंने आह भरी। ये थिएटर जैसा ही होगा। आगे बढ़ो, बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि तुम कितने दुखी हो और शायद इससे कुछ मदद न मिले, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जानो कि मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वाह, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तुम ये जानते हो, है न, कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ, जैक, मुझे पता है, और मैं पहले से ही तुम पर भरोसा करता हूँ, शायद जितना तुम जानते हो उससे भी ज़्यादा। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई जिस तरह सूर्योदय बादलों को आग लगा देता है, और मैं अपनी जीभ काट लेना चाहता था। मैंने एक भी शब्द झूठ नहीं कहा था, लेकिन मुझे झूठ बोलना चाहिए था। सच गलत था, इससे उसे दुख होगा, उसे निराश करेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, उसने कहा। मैं जल्दी से बाहर निकला। मुझे बुलाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही वह दूर चला गया। मैंने उसे जाते हुए देखा, और ऐसा लग रहा था कि कम से कम कार पर उसका नियंत्रण था। मैं खाली सड़क को देखता रहा। जब वह चले गए, तो मुझे थोड़ा बीमार महसूस हुआ, लेकिन किसी शारीरिक कारण से नहीं। मैं कितनी कामना करता हूँ कि जेकब ब्लैक मेरा भाई, मेरा मांस और खून वाला भाई पैदा होता, ताकि मैं उस पर कुछ वैध दावा कर पाता और अब भी मैं किसी भी दोष से मुक्त रहता। भगवान जानता है कि मैं कभी भी जेकब का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अब जो अपराधबोध महसूस कर रहा था, उसका अर्थ यह निकालने से खुद को नहीं रोक सका कि मैंने ऐसा किया था। इससे भी बढ़कर, मैंने कभी उससे प्यार करने का इरादा नहीं किया था। एक बात जो मैं सच में जानता था, यह मेरे पेट के गड्ढे में, मेरी हड्डियों के बीच में, मेरे सिर के मुकुट से लेकर मेरे पैरों के तलवों तक जानता था। यह मेरी खाली छाती की गहराई में जानता था कि कैसे प्यार किसी को आपको तोड़ने की शक्ति देता है। मैं इतनी टूट चुकी थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब मुझे जेकब की ज़रूरत थी, उसे एक दवा की तरह ज़रूरत थी। मैंने उसे बहुत लंबे समय तक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल किया था, और मैं उससे कहीं ज़्यादा गहरे में फंस चुकी थी, जितना मैंने फिर से किसी के साथ जाने की योजना बनाई थी। अब मैं उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैं उसे चोट पहुंचाने से भी नहीं बच सकती थी। उसे लगता था कि समय और धैर्य मुझे बदल देंगे, और हालांकि मुझे पता था कि वो पूरी तरह से गलत था, मुझे ये भी पता था कि मैं उसे कोशिश करने दूंगी। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा, और यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। मैं अंदर जाकर फ़ोन के पास बैठ गया और अपने नाखून काटने लगा। फिल्म खत्म हो गई। चार्ली ने आश्चर्य से पूछा जब मैं अंदर आया। वह फर्श पर लेटा था, टीवी से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर। जरूर कोई रोमांचक खेल होगा। माइक बीमार हो गया है, मैंने समझाया। किसी तरह का पेट का फ्लू है। आप ठीक हैं? अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैंने संदेह से कहा। स्पष्टता, मेरी पोल खुल चुकी थी। मैं रसोई के काउंटर पर झुक गया, मेरा हाथ फ़ोन से कुछ इंच की दूरी पर था, और मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की कोशिश की। मैंने जेकब के चेहरे पर अजीब भाव के बारे में सोचा, जब वो गाड़ी चलाकर चला गया, और मेरी उंगलियां काउंटर पर ढोल बजाने लगीं। मुझे उसे घर छोड़ने पर जोर देना चाहिए था। मैं घड़ी देखता रहा और मिनट टिक टिक करते हुए 10 बज गए। 15। जब मैं गाड़ी चला रहा था, तब भी इसमें केवल 15 मिनट लगे, और जेकब ने मुझसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाई।
18 मिनट। मैंने फ़ोन उठाया और डायल किया। घंटी बजती रही। शायद बिली सो गया था। शायद मैंने गलत डायल किया था। मैंने फिर से कोशिश की। 8वीं घंटी बजते ही, जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था, बिली ने जवाब दिया। हेलो, उसने पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, जैसे वह बुरी खबर की उम्मीद कर रहा हो। बिली, यह मैं हूँ। बेला, क्या जैक अभी तक घर पहुँचा है? वो लगभग 20 मिनट पहले यहाँ से चला गया। वो यहाँ है, बिली ने बिना किसी भाव के कहा। उसे मुझे फ़ोन करना था। मैं थोड़ा चिढ़ गया। जब वो गया तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी और मैं चिंतित था। वह बहुत बीमार था, इसलिए फ़ोन नहीं कर सकता था। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बिली दूर से बोल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह जेकब के साथ रहना चाहता होगा। अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैंने कहा। मैं नीचे आ सकता हूँ। मैंने बिली के बारे में सोचा, जो अपनी कुर्सी पर फंसा हुआ था और जैक खुद की देखभाल कर रहा था। नहीं, नहीं, बिली ने जल्दी से कहा। हम ठीक हैं। अपनी जगह पर रहो। जिस तरह से उसने ये कहा वह लगभग असभ्य था। ठीक है, मैंने सहमति जताई। अलविदा, बेला। लाइन काट दी गई। अलविदा, मैंने बुदबुदाया। खैर, कम से कम वह घर तो पहुंच गया। अजीब बात है, मुझे भी चिंता कम नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ, परेशान होता हुआ चला गया। शायद मैं कल काम से पहले नीचे जाकर उसे देख लूं। मैं सूप ले सकता हूँ, हमें यहाँ कहीं कैंपबेल का एक डिब्बा तो चाहिए ही। मुझे एहसास हुआ कि ये सारी योजनाएं रद्द हो गई हैं जब मैं सुबह जल्दी उठा। मेरी घड़ी में 4:30 बजे थे और मैं बाथरूम की ओर भागा। चार्ली ने मुझे आधे घंटे बाद वहां पाया। मैं फर्श पर लेटा हुआ था, मेरा गाल बाथटब के ठंडे किनारे से दबा हुआ था। वह काफी देर तक मेरी ओर देखता रहा। पेट फ्लू, उन्होंने अंततः कहा। हाँ, मैंने कराहते हुए कहा। तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा। कृपया न्यूटन को मेरे लिए बुलाओ, मैंने कर्कश स्वर में कहा। उन्हें बताओ कि मेरे पास भी वही है जो माइक के पास है, और मैं आज नहीं आ सकता। उन्हें बताओ कि मुझे खेद है। जरूर, कोई समस्या नहीं, चार्ली ने मुझे आश्वस्त किया। मैंने बाकी दिन बाथरूम के फर्श पर बिताया, कुछ घंटों तक सिर पर हाथ रखकर सोया। मुड़ा हुआ तौलिया। चार्ली ने दावा किया कि उसे काम करना था, लेकिन मुझे संदेह था कि वह बस बाथरूम जाना चाहता था। उसने मुझे हाइड्रेटेड रखने के लिए मेरे बगल में फर्श पर पानी का एक गिलास छोड़ दिया। जब वो घर वापस आया तो मैं जाग गई। मैं देख सकती थी कि मेरे कमरे में अंधेरा था रात होने के बाद। वो मुझे देखने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ गया। अभी भी जिंदा। कुछ ऐसा ही है, मैंने कहा। क्या आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। वह झिझका, जाहिर तौर पर अपने तत्व से बाहर। ठीक है, तो उसने कहा, और फिर वो वापस रसोई में चला गया। कुछ मिनट बाद मैंने फ़ोन की घंटी सुनी। चार्ली ने कुछ देर तक धीमी आवाज़ में किसी से बात की और फिर फ़ोन काट दिया। माइक बेहतर महसूस कर रहा है, उसने मुझे पुकारा। खैर, यह उत्साहजनक था। वह मुझसे 8 घंटे पहले ही बीमार हुआ था। 8 घंटे, और इस विचार से मेरा पेट खराब हो गया और मैंने खुद को खींचकर शौचालय की ओर झुका लिया। मैं फिर से तौलिए पर सो गया, लेकिन जब मैं उठा तो मैं अपने बिस्तर पर था और मेरी खिड़की के बाहर रोशनी थी। मुझे हिलना याद नहीं है। चार्ली ने मुझे मेरे कमरे में उठाया होगा, उसने मेरे बेडसाइड टेबल पर पानी का गिलास भी रख दिया होगा। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने उसे पी लिया, हालांकि पूरी रात स्थिर रहने के कारण उसका स्वाद अजीब लग रहा था। मैं धीरे धीरे उठा, कोशिश कर रहा था कि फिर से मतली न आए। मैं कमज़ोर था और मेरे मुंह का स्वाद बहुत बुरा था, लेकिन मेरा पेट ठीक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। मेरे 24 घंटे पूरे हो गए थे। मैंने इस पर जोर नहीं दिया, नाश्ते में सिर्फ नमकीन क्रैकर्स खाए। चार्ली मुझे ठीक होते देख राहत महसूस कर रहा था। जैसे ही मुझे यकीन हो गया कि मुझे अब दोबारा बाथरूम के फर्श पर दिन नहीं बिताना पड़ेगा, मैंने जेकब को फ़ोन किया। जेकब ने उत्तर दिया, लेकिन जब मैंने उसका अभिवादन सुना तो मुझे पता चल गया कि वह अभी भी शांत नहीं हुआ है। हेलो, उसकी आवाज़ टूटी हुई, फटी हुई थी। ओह, जैक,
मैंने सहानुभूतिपूर्वक कराहते हुए कहा। तुम बहुत भयानक लग रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हें मेरे साथ बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यह बहुत बुरा है। मुझे खुशी है कि मैं गया। उसकी आवाज़ अभी भी फुसफुसाहट जैसी थी। खुद को दोष मत दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मैंने वादा किया। मैं आज सुबह उठा और मैं ठीक था। तुम बीमार थे? उसने उदास होकर पूछा। हाँ, मुझे भी यह हो गया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। यह अच्छी बात है। उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो शायद कुछ घंटों में आप ठीक हो जाएंगे, मैंने प्रोत्साहित किया। मैं उसका उत्तर मुश्किल से सुन पाया। मुझे नहीं लगता कि मुझमें भी वही बात है जो आपके पास थी। क्या आपको पेट का फ्लू नहीं है? मैंने उलझन में पूछा। नहीं, ये कुछ और है। तुम्हारे साथ क्या गलत है? सब कुछ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा हर अंग दुख रहा है। उसकी आवाज़ में दर्द लगभग स्पष्ट था। मैं क्या कर सकता हूँ, जैक? मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? कुछ नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते, उसने अचानक कहा। इससे मुझे पिछली रात बिली की याद आ गई। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उससे पहले ही परिचित हो चुका हूँ, मैंने कहा। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। जब भी संभव होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कब वापस आ सकती हो। जेकब, मुझे जाना होगा, उसने अचानक तत्परता से कहा। जब तुम बेहतर महसूस करो तो मुझे फ़ोन करना। ठीक है, उन्होंने सहमति जताई और उनकी आवाज़ में एक अजीब कड़वाहट थी। वो एक पल के लिए चुप हो गया। मैं उसके अलविदा कहने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वह भी इंतज़ार कर रहा था। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, मैंने आखिरकार कहा। मेरे फ़ोन करने का इंतज़ार करो, उसने फिर कहा। ठीक है, अलविदा, जेकब। बेला, उसने मेरा नाम फुसफुसाया और फिर फ़ोन रख दिया।